गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था समास। ओके, हमने तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे तीसरा द्वंद्व समास। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट विज़िट करें, सारी वीडियोस देखिए। ओके, ये हमारी बीएड की सीरीज़ है और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स क्लास 10th में हो या 11th में या 12th में तो आप उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यह समास टॉपिक उन्हें भी पढ़ना है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो, कोई भी गौण नहीं होता, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या फिर युग्म। ओके, इसमें दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चयबोधक अवयव का लोप हो जाता है। ठीक है, पहले हमने तत्पुरुष समास पढ़ा, जहाँ पर हमने क्या देखा, पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। फिर हमने बहुव्रीहि समास पढ़ा, जहाँ पर पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही पद गौण होता है तथा एक नया पद अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है। लेकिन यहाँ पर द्वंद्व समास में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होता है, कोई भी पद गौण नहीं होता है। इसमें जब दोनों पदों को जो शब्द जोड़ता है वो समुच्चयबोधक अव्यय होता है और जब हम विग्रह से समस्त पद की ओर आते हैं तब समुच्चयबोधक अवयवों का लोप हो जाता है, अर्थात समुच्चयबोधक अवयव गायब हो जाते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले आप लोग क्या करना है, एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, समस्त पद है हमारा पहला अन्न जल, और जब इसे हम विग्रह करेंगे तो ये होगा अन्न और जल। यहाँ पर देखिए अन्न जल, अन्न और जल में ये जो और है ना, ये समुच्चयबोधक अव्यय है और हमारा पूर्व पद है अन्न और उत्तर पद है जल। यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान हैं। जब हम अन्न और जल या फिर अन्न जल कहते हैं तो हमारा जितना फोकस अन्न पर होता है उतना ही फोकस जल पर भी होता है, इसीलिए कह सकते हैं दोनों पद प्रधान हैं। दूसरा है आजकल, यानी आज, इसका विग्रह होगा आज और कल। ओके, जब आज और कल से हम समस्त पद की ओर आएंगे तो और शब्द जो समुच्चयबोधक अव्यय है इसका लोप हो जाएगा और हमें समस्त पद मिलेगा आज कल। आगे है आटा दाल, विग्रह होगा आटा और दाल। आगे है ऊंच नीच, विग्रह होगा ऊंच और नीच। ओके, मिडिल वाले कॉलम में देखिए अपना पराया, विग्रह होगा अपना और पराया। नेक्स्ट है आगा पीछा, आगा पीछा, विग्रह होगा आगा और पीछा। नेक्स्ट है उल्टा सीधा, विग्रह होगा उल्टा और सीधा। नेक्स्ट है खरा खोटा, विग्रह होगा खरा तथा खोटा। वैसे ही आगे है, चलिए लास्ट कॉलम भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आचार विचार, विग्रह होगा आचार और विचार। नेक्स्ट है आचार व्यवहार, विग्रह होगा आचार और व्यवहार। ओके, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर कंप्लीट है, आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, हाँ चलिए अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे तीनों कॉलम में जितने भी एग्जाम्पल हैं द्वंद्व समास के, आपने इनमें देखा और बार बार प्रयोग हुआ है। इनफैक्ट सभी विग्रह में और शब्द का प्रयोग हुआ है, और जब विग्रह से हम समस्त पद की ओर आते हैं तब और शब्द जो कि समुच्चयबोधक अव्यय है इसका लोप हो जाता है। ये हो गया द्वंद्व समास। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास के बारे में कोई एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आइए देखते हैं। कभी कभी
और का विस्तृत अर्थ होता है और समान वस्तुओं के समूह का अर्थ प्रकट होने लगता है, जैसे नर नारी, सभी लोग, बच्चे बूढ़े इत्यादि। ओके, ये जो और हमने बीच में पढ़ा समुच्चय बोधक अव्यय, इसका थोड़ा अर्थ अलग भी होता है। ठीक है, जो जब इससे क्या होता है ना, कभी कभी समूह को भी दर्शाया जाता है। जब हमने नर नारी कह दिया यानी सभी लोग, तो हमने कहा नर और नारी। ओके, तो नर और नारी मिलाकर सभी लोग तो हो ही गए। समाज में दो ही प्रकार के लोग होते हैं। हमारा समाज दो तरह के लोगों से मिलकर बना है, नर और नारी। तो जब हमने नर नारी कहा यानी नर और नारी, तो यहाँ पर सभी लोग आ गए, यानी एक समूह का बोध हो गया। ओके, आगे चलते हैं। अव्ययीभाव समास, और ये हमारा लास्ट समास है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ये इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसका पूर्व पद यानी कि पहला पद अव्यय है, और ऐसे समास को हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है हमारा प्रतिदिन, हमारा अव्यय है प्रति, और विग्रह हो गया दिन दिन। प्रतिदिन यानी हम प्रतिदिन कहते हैं हर दिन यानी प्रत्येक दिन, इसका विग्रह हो जाएगा दिन दिन। ओके, नेक्स्ट है यथाशक्ति, इसमें अव्यय है यथा और विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट है आमरण, यहाँ पर अव्यय है आ और विग्रह है मरण तक। ठीक है, आमरण कहते हैं जब तक मृत्यु ना हो जाए। आपने सुना होगा आमरण अनशन। ओके, यानी वो अपने ज़िंदगी तक के लिए जीवन पर्यंत वो अनशन पर बैठते हैं लोग। ओके, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। ओके, चलिए आगे है अनुरूप, अव्यय है अनु और विग्रह है रूप के योग्य। आगे है समस्त पद यथाक्रम, अव्यय है यथा, विग्रह है कर्म के अनुसार। भर पेट, अव्यय है भर और विग्रह है पेट भर कर या पेट भर। ओके, समस्त पद है बेखटके, अव्यय है बे यानी बिना, और विग्रह है बिना खटके के यानी बिना आशंका के। समस्त पद है यथासंभव, अव्यय है यथा और विग्रह है समय के अनुसार। चलिए हम आगे चलते हैं, समस्त पद और विग्रह देखते हैं। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समस्त पद है आजन्म और विग्रह है जन्म से लेकर। आगे समस्त पद है एकाएक और विग्रह है अचानक अकस्मात। ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे, विभिन्न समासों में अंतर। अभी तक हमने 4 प्रकार के समास पढ़े और 2 उप प्रकार भी हमने पढ़े। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद, जिसमें हमने कर्मधारय समास और द्विगु समास पढ़ा। फिलहाल इसका डिफरेंस देखते हैं। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है। द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण था, दूसरा पद विशेष्य था, और पहला पद गौण था, दूसरा पद प्रधान था। जबकि बहुव्रीहि समास में पूरा समस्त पद विशेषण का काम करता है। ये हुआ एक डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस ये भी था कि बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण हो जाता है, गौण यानी नेगलेक्ट, और तीसरा पद प्रधान रहता है। कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जिन्हें दोनों समासों के अंतर्गत रखा जा सकता है, जैसे चतुर्भुज, चतुर्मुख, त्रिनेत्र आदि। ये इनके विग्रह करने पर निर्भर करता है कि ये द्विगु या बहुव्रीहि किस समास के उदाहरण माने जाएंगे। ओके, ध्यान रहे, अगर दोनों पद विग्रह करने के बाद कोई खास अर्थ नहीं बनता है, कोई विशेष अर्थ नहीं बनता है, तब तक तो वो द्विगु रहेगा। लेकिन अगर कोई विशेष अर्थ यानी तीसरा अर्थ बन जाता है, तब वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उदाहरण देखिए, 4 भुजाओं का समूह चतुर्भुज, ये द्विगु है। यहाँ तक तो ये द्विगु है, लेकिन जब हमने कहा 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, अब ये हो गया बहुव्रीहि समास। यहाँ पर ये किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। आगे है चतुर्मुख, 4 मुखों का समूह। अभी तो ये द्विगु है,
ठीक है। लेकिन जब हमने कहा 4 मुख हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा, अब ये बहुव्रीहि हो गया है। नेक्स्ट है त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। अभी तो ये द्विगु है, बट जब हमने आगे पढ़ा 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, अब ये हो गया बहुव्रीहि समास। तो ये द्विगु समास क्या होता है? जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, पहला पद गौण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, तो ये होता है द्विगु समास। और बहुव्रीहि समास क्या होता है? इसका दोनों ही पद गौण हो जाता है क्योंकि तीसरा पद प्रधान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर, इसके लिए हम पहले करते हैं अपना स्लाइड चेंज। चलिए, समास के कुछ उदाहरण हैं जो कर्मधारय तथा बहुव्रीहि दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। कुछ समास ऐसे होते हैं जो कर्मधारय समास भी होते हैं और बहुव्रीहि समास भी होते हैं। इन दोनों का अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना होगा। अगर हम विग्रह ध्यान से देखेंगे तो हम बहुत ही ईजिली समझ जाएंगे वो कर्मधारय है या फिर बहुव्रीहि। ओके, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान, दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। जैसे पीताम्बर में पीत विशेषण है और अंबर विशेष्य है, तथा कमल नयन में कमल उपमेय और नयन उपमान है। हमने कर्मधारय समास में क्या पढ़ा था? पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य या फिर पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। एग्जाम्पल, पीताम्बर यानी पीत और अंबर। पीत हो गया विशेषण क्योंकि पीला उसकी विशेषता है, और अंबर है विशेष्य यानी कपड़ा। कपड़े की बात हो रही है, कपड़ा कैसा है? तो कपड़ा पीला है अर्थात पीत है, इसलिए ये विशेषण हो गया। वैसे ही कमल नयन, नयन की बात हो रही है, नयन कैसा है? बिल्कुल कमल के समान, तो नयन हो जाएगा उपमान और कमल हो जाएगा उपमेय। परंतु बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है तथा दोनों पदों के अर्थों से अलग अर्थ प्रकट होता है। जैसे ऊपर के दोनों शब्दों को लें, पीताम्बर पीले हैं, अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण, तथा कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु। ठीक है, बहुव्रीहि समास में क्या होता है? दोनों भी पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। और हमने क्या पढ़ा था? बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण हो जाता है और तीसरा पद जिसकी तरफ पूर्व पद और उत्तर पद संकेत कर रहे हैं वही तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे हमने कहा पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके यानी श्री कृष्ण, तो ये पीले और वस्त्र ये सभी गौण हो गए, और ये जो तीसरा शब्द है श्री कृष्ण ये हमारा प्रधान है। आगे है कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसके अर्थात विष्णु। यहाँ पर कमल और नयन दोनों ही पद गौण हो जाएंगे और ये विष्णु शब्द प्रधान हो जाएगा। अतः ध्यान रखिए, जहाँ दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पदों से भिन्न कोई तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। ओके, और जब एक पद दूसरे का विशेषण या उपमान हो तो कर्मधारय समास होता है। जब दोनों पद में से एक विशेषण हो, एक विशेष्य या फिर एक उपमान दूसरा उपमेय, तब उसे हम कहेंगे कर्मधारय समास। और जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हों तब होगा बहुव्रीहि समास। आइए उदाहरण देखें। उदाहरण है पहला दशानन। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया? दशानन, 10 आनन। अभी तो ये कर्मधारय है क्योंकि यहाँ पर इसका विग्रह है 10 आनन। 10 हो गया आपको पूर्व पद, आनन हो गया उत्तर पद, 10 हो गया आपका विशेषण और आनन हो गया विशेष्य। ठीक है, अब देखिए 10 मुख है जिसके अर्थात रावण। अब ये बहुव्रीहि समास है क्योंकि जब हमने कह दिया 10 मुख हैं जिसके, और इसका मतलब होता है रावण, यानी रावण के 10 मुख होते हैं ना, सबको पता है रावण के 10 सर होते हैं। अब 10 सर हैं तो उसे ही तो 10 मुख कहेंगे। अब जब हमने कह दिया रावण तो ना तो ये 10 को दर्शा रहा है ना मुख को दर्शा रहा है, यहाँ पर एक नए शब्द की रचना हो चुकी है, इसीलिए इसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। आगे है षडानन, यानी 6 आनन, 6 मुख हैं जिसके। अब जब हमने कह दिया 6 मुख हैं जिसके, यानी कार्तिकेय की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आगे हैं लंबोदर,
लंबा है जो उदर। अभी तो ये कर्मधारय है, लेकिन जब हमने कह दिया लंबा है उदर अर्थात पेट जिसका यानी गणेश, तो ये हो गया बहुव्रीहि। ओके, ऐसे ही आगे है महात्मा, नीलकंठ, घनश्याम और चंद्रमुख। ठीक है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से समझ जाइए। अब चैप्टर फिनिश है। हमारा लास्ट टॉपिक है कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, परंतु द्विगु में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। हमने पढ़ा तत्पुरुष समास के दो उपभेद थे। पहला था कर्मधारय और दूसरा था द्विगु। ओके, तो कर्मधारय समास में क्या था, पहला पद गुणवाचक विशेषण था, दूसरा पद विशेष्य था, जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण था और दूसरा पद विशेष्य था। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। परमानंद यानी परम आनंद। अभी तो ये कर्मधारय है क्योंकि पहला पद गुणवाचक विशेषण है और दूसरा विशेष्य है। सेकंड एग्जाम्पल है नीलांबर, नीला अंबर। ये कर्मधारय है क्योंकि पहला पद क्या है, गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य। लेकिन अब जब चतुर्वर्ण की बात करेंगे यानी 4 वर्ण, तो ये हो जाएगा हमारा द्विगु समास क्योंकि पहला पद संख्यावाचक विशेषण है और दूसरा पद है हमारा विशेष्य। लास्ट है त्रिफला यानी 3 फलों का समूह। ये हो जाएगा द्विगु क्योंकि यहाँ पर भी संख्या की बात हो रही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान देने योग्य बातें यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। ओके, समास कहलाता है। हमने पहले भी पढ़ा था डेफिनेशन में, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं हम, समास। पदों के मेल से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। हमने क्या देखा, 2 पद के जोड़ से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं, और उसमें पहले पद को हम कहते हैं पूर्व पद, सेकंड पद को कहते हैं उत्तर पद, और जो कंप्लीट बनता है लास्ट में यानी नया पद जो होता है उसे कहते हैं समस्त पद। थर्ड है सामासिक शब्दों के पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। अब जब समस्त पद बन चुका है उसे अगर हम विग्रह करेंगे यानी उसे अलग अलग पूर्व पद और उत्तर पद में तोड़ेंगे तो उस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहेंगे। जैसे हमने कहा नीलकंठ, ये नीलकंठ हो गया समासिक पद, ठीक है, या फिर समस्त पद। और नीलकंठ को जब हमने विग्रह किया यानी नीला है कंठ जिसका, तो ये जो नीला है कंठ जिसका हुआ ना, इसे कहेंगे समास विग्रह। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ है तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण एवं विशेषण तथा उत्तर पद प्रधान एवं विशेष्य होता है। हमने सबसे पहले पढ़ा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, पूर्व पद गौण होता है यानी नेगलेक्ट होता है, और उत्तर पद यानी सेकंड पद प्रधान होता है और वही विशेष्य भी होता है। पहला पद गौण होता है और विशेषण होता है, और दूसरा पद यानी उत्तर पद वही प्रधान होता है और विशेष्य भी होता है। समास करते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी जब हम समस्त पद की रचना करते हैं तब विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, और जब हम समास विग्रह करते हैं तब विभक्ति चिन्ह यूज होते हैं। नेक्स्ट है कर्मधारय एवं द्विगु तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं। हमने पढ़ा तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। कर्मधारय समास में 2 पद होते हैं, एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, या फिर एक उपमान होता है और एक उपमेय होता है, जबकि द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होने के कारण कोई अन्य पद प्रधान होता है। हमने पढ़ा बहुव्रीहि समास में पूर्व पद भी गौण और उत्तर पद भी गौण होता है, और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की रचना करते हैं और वही तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे हमने पढ़ा पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर श्री कृष्ण
तीसरे पद है यानी अन्य पद प्रधान है। ओके, नेक्स्ट है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ओके, जैसे हमने पढ़ा अन्न जल, तो जब हमने कहा अन्न और जल, यहाँ पर दोनों पद प्रधान हो गए। लास्ट है अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, इस कारण समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जो पूर्व पद है वो हमारा अव्यय होता है और जिस नए शब्द की, जिस नए समस्त पद की रचना होती है वो भी अव्यय बन जाता है। हमारा समास चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आप सबने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग देख लीजिए। ओके, क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, रुकिए आपको दूसरी स्लाइड में दिखाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए। ऊपर का तो डेफिनीशन है, क्वेश्चन 1 2 3 डेफिनीशन है। डेफिनीशन तो आपको पूछेगा नहीं अभी। हाँ, अगर आप 10th के स्टूडेंट देख रहे हैं अगर कोई वीडियो, तो आपको डेफिनीशन पूछेगा, आप लोग अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर जैसे आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, मोस्टली ये वीडियो बीएड के लिए है, बट 10th 11th 12th सबके स्टूडेंट देख सकते हैं, या फिर किसी भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट ये वीडियो आराम से देख सकते हैं, क्योंकि समास काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो सबको पूछता है। इसलिए मैंने पूरी तरह डिटेल में बताया है, सबका सिलेबस ओवरऑल कवर हो गया है। और जिसको ऑब्जेक्टिव देना है ना, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से। आपको क्या कह रहा है, निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद बनाकर समस्त का नाम, समास का नाम भी बताइए। यहाँ मैंने सारे आंसर लिख दिए हैं। आपको राइटिंग मुझे नहीं पता समझ में आएगी या नहीं, क्योंकि मैंने पेंसिल से लिखा है और पेंसिल से मेरा हाथ नहीं चलता है ठीक से। ओके, आपको ना ही समझ में आए तो बेहतर है, ताकि आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, देखिए पहला है तीन मंजिल वाला, इसका समस्त पद हो जाएगा तीन मंजिला और समास का नाम होगा तत्पुरुष। ये एक मैंने आपको बताया, आगे मैं पढ़कर नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने पीछे आपको क्वेश्चन में डिटेल पढ़ा दिया है। आपको ये खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। आप लीजिए स्क्रीनशॉट और हम चलते हैं आगे। ओके, स्क्रीनशॉट लिया, चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से है, समास विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट ले लिया। चलिए आगे आइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। यहाँ आइए, यहाँ भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 5 ही चल रहा है। पहले आपको समास विग्रह करना है और फिर समास का नाम बताना है। चलिए आगे आइए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। ये होता है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब आइए 6 पर। सिक्स नंबर क्वेश्चन। ओके, 6 है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम भी बताइए। यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है, आइए देखते हैं। पहला वाक्य है, वो सारा क्षेत्र त्रिभुज जैसा लग रहा है। त्रिभुज अंडरलाइन किया गया है। अब आपको क्या करना है, इस अंडरलाइन शब्द यानी रेखांकित शब्द का आपको पहले इस समस्त पद का आपको क्या करना है, विग्रह, यानी त्रिभुज 3 है भुजाएं जिसकी, और समास का नाम बताना है। तो ये समास हो जाएगा द्विगु। ओके, नेक्स्ट है, वो रात दिन परिश्रम कर रहा है। तो रात दिन आपको अंडरलाइन है, आपको इस अंडरलाइन शब्द का इस समस्त पद का आपको पहले विग्रह करना है और फिर समास का नाम बताना है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। आगे आइए, अभी भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। अब सीधे सीधे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। मैंने सबमिट टिक लगाया है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा खुद से सॉल्व करने का। चलिए पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन बता दूं आपको, सही विग्रह को टिक करना है। जैसे काली मिर्च, ऑप्शन है पहला काली मिर्ची, दूसरा ऑप्शन है काली और मिर्च, तीसरा ऑप्शन है काली है मिर्च जिसको, और लास्ट ऑप्शन है काली है जो मिर्च। तो आंसर हो जाएगा काली है जो मिर्च।
और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है ये है कर्मधारय समास, क्योंकि आपको क्वेश्चंस ये भी पूछ सकता है काली मिर्च कौन सा समास है। ठीक है, तो पहले काली मिर्च को आपको दिमाग में ही उसका विग्रह करना पड़ेगा और फिर सोचना पड़ेगा वो कौन सा समास है। स्क्रीनशॉट ले लिया, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर क्या करना है, आपको समास का नाम बताना है। पहला है झड़ते हैं पत्ते जिसमें, यानी पतझड़। ये कौन सा समास है, बहुव्रीहि है या फिर कर्मधारय, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। तो ये है बहुव्रीहि समास। ये आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा चैप्टर अच्छा से समझने के बाद। ये नहीं कि यहाँ से रट लिया, रटने से कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ थोड़ी ना एग्जाम में पूछेगा। ओके, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। आज वो और है में भाग ले रहा है और है घोड़ों की दौड़, यानी कि घोड़ों की दौड़ का आपको समस्त पद लिखना है। अर्थात आप ऑप्शन देखिए, घुड़दौड़, घोड़ा दौड़, घोड़े दौड़ या फिर घुड़दौड़ी। तो सही शब्द हो जाएगा घुड़दौड़। स्क्रीनशॉट ले लिया, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 का 3 और क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित समस्त पदों के विग्रह और समास के नाम का सही विकल्प रेखांकित कीजिए। ओके, आपको जो समस्त पद दिया गया है पहले उसका आपको विग्रह सही चुनना है और साथ ही साथ आपको समास का नाम भी सही चुनना है। पहला है युद्ध का क्षेत्र, टिक को भूल जाइए और पहले ऑप्शन, सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिए। पहला है युद्ध का क्षेत्र, तत्पुरुष समास। दूसरा है युद्ध के लिए क्षेत्र, अव्ययी भाव समास। तीसरा है युद्ध और क्षेत्र, बहुव्रीहि समास। और चौथा है युद्ध करने के लिए क्षेत्र, कर्मधारय समास। तो आंसर हो जाएगा युद्ध का क्षेत्र, तत्पुरुष समास। मैंने जो पीछे आपको तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास सब कुछ पढ़ाया, तो मैंने आपको साथ में क्या कहा था, वो ढेर सारे एग्जाम्पल्स के स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको असल में वो याद करना है। अगर आप वो याद कर लेंगे ना तो आपको एग्ज़ाम में कोई सा भी समास आएगा आपसे सारा बन जाएगा, क्योंकि आपको जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं ना उससे अधिक नहीं आता है। क्योंकि एक तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा, मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, और कितना ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, लेकिन ये जो टिक किया हुआ है ना, अगर आप इसको याद कर लीजिएगा तो यहाँ से आपका काम नहीं बनने वाला है। ओके, ये तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आपने कितना याद किया है। दूसरा है राधा कृष्ण, ऑप्शन राधा के लिए कृष्ण, बहुव्रीहि समास, राधा का कृष्ण, कर्मधारय समास, राधा और कृष्ण, द्वंद्व समास, राधा के कृष्ण, तत्पुरुष समास। तो आंसर हो जाएगा राधा और कृष्ण द्वंद्व समास। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 2 हमने देखा है ना, आगे देखिए 5 ही क्वेश्चन है यहाँ। सुलोचना प्रतिदिन असमुद्र। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर तो एक ही है। अन्न और जल, क्या करना है, निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद और समास के नाम के सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। अन्न और जल, अन्न जल द्वंद्व समास, अन्न युक्त जल तत्पुरुष समास, अन्नोजल अव्ययी भाव समास, अन्न जल कर्मधारय समास। तो आंसर हो जाएगा अन्न जल द्वंद्व समास। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए यहाँ भी स्क्रीनशॉट लीजिए, एक काम कीजिए एक साथ ही लीजिए। यहाँ पहला है 5 आबों का समूह, नेक्स्ट है राम का उपासक, नेक्स्ट है 3 फलों का समूह और लास्ट है मन से गढ़ा। ओके, अगर दिख नहीं रहा है तो ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए के लिया स्क्रीनशॉट, अब ये लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित समस्त पदों में से अव्ययी भाव समास के विकल्प को रेखांकित कीजिए। आपको हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको अव्ययी भाव समास को रेखांकित करना है। पहला है अनुरूप, लंबोदर, महात्मा, जितेंद्रिय। तो अनुरूप हो जाएगा क्योंकि अनु जो है वो अव्यय है। ओके, नेक्स्ट है गिरिधर, बीचों बीच, त्रिनेत्र, आगा पीछा। तो इसमें हो जाएगा बीचों बीच। ओके, अगर आप चैप्टर डिटेल में पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल्स ठीक से देख लेंगे तो क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए हम फिलहाल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ से आप 6 का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए 7 पर। द्विगु समास के विकल्प को रेखांकित कीजिए। द्विगु समास का विकल्प बताना है, यानी द्विगु समास कौन सा है। पहला है नवनिधि, दीर्घबाहु, निशाचर और सुमुखी। तो यहाँ पर नवनिधि हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट है दिगंबर, पंजाब, गजानन, मुखचंद्र। यहाँ पर हो जाएगा पंजाब। ओके, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। उन विकल्पों को रेखांकित कीजिए जिनमें बहुव्रीहि समास नहीं है। ओके, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 बहुव्रीहि समास है और कोई एक नहीं है। जो नहीं है उसको चुनना है। पहला है अल्पबुद्धि, डाकगाड़ी, गोपाल और तीव्र बुद्धि। आंसर हो जाएगा डाकगाड़ी। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया। अब चलते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट है क्वेश्चन नंबर 9। उन विकल्पों को रेखांकित कीजिए जिनमें तत्पुरुष समास नहीं है। यानी हमें जो 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 तत्पुरुष समास है और हमें उसे सिलेक्ट करना है जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है। पहला है अकाल पीड़ित, दूसरा है अन्नजल, तीसरा है अनुभवंजय, चौथा है वादकता। तो हमने पढ़ा था अन्नजल हमारा क्या होता है। अन्नजल हमारा वो वाला समास होता है जिसमें क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होता है। ओके, यानी द्वंद्व समास। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ओके, चलिए क्योंकि ये तत्पुरुष नहीं है, द्वंद्व है, तो तत्पुरुष कहाँ से होगा। चलिए ये टॉपिक, ये चैप्टर समास हमारा होता है फिनिश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीएड के एग्ज़ाम के लिए, बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी, और साथ ही साथ और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी ग्रामर पूछते हैं वहाँ पर समास ज़रूर पूछते हैं। ओके, इसके बाद जो हम संधि टॉपिक पढ़ेंगे वो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछते हैं। और अगर आप 10th में हैं या 12th में हैं और आपका हिंदी है अगर 100 नंबर का, 12th का तो मुझे नहीं पता क्योंकि 12th में मेरा 50 का हिंदी था, बट अगर आप 10th में हैं तो 10th में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद वाला चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचता है अब, संधि। अगर आपकी जानकारी में कोई और टॉपिक छूट रहा है तो आप मुझे बता दीजिए। ओके, चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।